नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य में एक तरफ शराब तस्करों को पकड़ने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है, तो दूसरी तरफ नालंदा के एक स्कूल में शराब निर्माण का काम चलने से कई सवाल उठे हैं। सवाल ये कि कैसे स्कूल के परिसर में ही शराब निर्माण का खेल चल रहा है और विद्यालय प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगती। हालांकि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है। स्कूल से भारी मात्रा में अर्ध निर्मित शराब बरामद की गई है। पुलिस की छापेमारी में अर्ध निर्मित शराब के साथ साथ शराब बनाने वाले कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अपने कार्रवाई में स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा। शराब तस्कर पुलिस की कार्रवाई देख भागने में सफल रहे। ग्रामीणों की गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हैरानी की बात यह है कि शराब को लेकर विद्यालय के शिक्षक की ओर से पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस अब शराब कारोबारियों की तलाश में जुटी हुई है। जनवरी का आखिरी दिन है। कहते हैं कि फरवरी आते आते बिहार के मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है, लेकिन इस बार लोगों को अब तक ठंड से राहत नहीं मिली है। पूर्णिया में तो घने कुहासे के बीच लोगों की जिंदगी कट रही है। एक तरफ घने कुहासे की वजह से जनजीवन परेशान है, तो दूसरी तरफ पूर्णिया से खुलने वाली और कई जगहों से पूर्णिया पहुंचने वाली ट्रेनें देर से चल रही है। विजिबिलिटी काफी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर हुआ है। स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को भी मुश्किलें हो रही है। इधर शहर में भी कुहासे और कंपकपाती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हालांकि कई जगहों पर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से राहत के इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस हार्ड कपा देने वाली ठंड और कुहासे से वैसे लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिनकी जिंदगी सड़क किनारे ही कटती है। राज्य सरकार जल जीवन हरियाली के माध्यम से पुराने जल स्रोत खासकर तालाब पोखरों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसे संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। कई जिलों में सरकार का यह अभियान रंग ले चुका है, लेकिन बांका में सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को शहर के ही लोग पलीता लगा रहे हैं। शहर के रजौन थाना के पास सबसे बड़े और सबसे पुराने राजबानेश्वर तालाब की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। तालाब के पश्चिमी और उत्तरी छोर पर अतिक्रमण का यह दायरा काफी बढ़ चुका है। यहाँ तालाब की जमीन पर लोगों ने मकान बना रखे हैं, तो किसी ने अवैध निर्माण कर रखा है। एक तो तालाब की जमीन पर पहले कब्जा और जो भी बचे हैं उस पानी में लोग कचरा फेंक रहे हैं। तालाब की ये दुर्दशा तब है जब मत्स्य विभाग की ये जिम्मे है, लेकिन कहीं से भी इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। जल जीवन हरियाली के साथ साथ तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग लोगों ने की है। मधुबनी जिला को तालाबों का शहर कहा जाता है। पग पग पोखर वाले मधुबनी जिले में तालाब की देखरेख में लापरवाही के चलते कई तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। मधुबनी में नेपाल से सटे बासोपट्टी में 52 बीघे में फैले बभंदई तालाब की पहचान जिले के सबसे बड़े तालाब के रूप में रही है, लेकिन अतिक्रमण और गंदगी के चलते यह ऐतिहासिक तालाब भी अपनी पहचान खोता जा रहा है। हालांकि लोगों की जुबान पर ही अब 52 बीघे वाली बभंदई तालाब की बात है। लोगों ने तालाब के हर तरफ खूब अतिक्रमण किया है। तालाब के हर छोर पर बड़े भवन दिख जाएंगे। साथ ही शहर का पूरा कचरा भी बभंदई तालाब में ही लोग फेंकते हैं, जिससे तालाब में सालों भर पानी के ऊपर जलकुंभियां नजर आती है। छठ के दौरान तालाब की सफाई जरूर की जाती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति कर फिर इसे बदहाल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई संगठनों की ओर से तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर इसके सौंदर्यीकरण की मांग की जा रही है। बाढ़ अनुमंडल के अथमगोला में बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण कार्य अब फिर से शुरू होने वाला है। पिछले 11 साल से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। बख्तियारपुर से समस्तीपुर के ताजपुर को जोड़ने वाली इस पुल का निर्माण कार्य लगभग 50% 4 साल पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन तेज हवा के कारण पुल का पोचिंग पैड टूट जाने की वजह से इसका निर्माण कार्य रुक गया था। पोचिंग पैड टूट जाने की वजह से पुल बना रही कंपनी ने इसे रोक दिया था। एक बार फिर लोगों को उम्मीद जगी है
उम्मीद ये कि पुल निर्माण का आधा काम जल्द शुरू होने से सफर की दूरियां कम होगी। पुल बन जाने के बाद नवादा नालंदा से आने वाली गाड़ियां उत्तर बिहार जाना चाहे तो पटना जाए बगैर समस्तीपुर पहुंच सकती है। इधर पुल के लिए किसानों की ली गई जमीन की राशि का भुगतान भी लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल अभी निर्माण कार्य शुरू हो ही जाए तो इसे पूरा होने में लगभग 3 से 4 साल लग ही जाएंगे। कोढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गोदाम में बड़ी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां एक्सपायर हो गई। इसकी तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। एक ओर तो कोढ़ा के ग्रामीण एक एक दवा के लिए तरस रहे हैं, दूसरी ओर कोढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के किसी कोने में पड़ी लाखों रुपए की दवाइयां बर्बाद हो गई। ये दवाइयां समय पर मरीजों तक पहुंचती तो कई अनमोल जिंदगियां बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से ये टैबलेट और शीशियां जरूरतमंद मरीजों तक नहीं पहुंच सकी। जब मीडिया ने सवाल उठाया तो कोढ़ा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक जवाब देने से बचते नजर आए। कोढ़ा सीएचसी के कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही की ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। जहां गोदाम के अंधेरे कमरे में सालों से पड़ी ये दवाइयां रखे रखे एक्सपायर हो गई। कोढ़ा के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दोषी डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गांवा के घने जंगल में चल रहे अवैध शराब भट्टों पर वन और उत्पाद महकमे ने कहर बरपाया। गाड़ी सांख और डुमर झारा के जंगलों में तलाशी ली और वहां चल रहे 5 अवैध शराब भट्टियों को तहस नहस कर दिया, जबकि कई क्विंटल तैयार और रॉ मटेरियल मिट्टी में मिला दी गई। मौके से 2 तस्करों को भी पकड़ा गया। झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके में चल रहे इन भट्टों में बनने वाली शराब बिहार में खपाई जाती थी। वन विभाग की कड़ी कार्रवाई की से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। शराब भट्टी स्थल से लकड़ी काटते हुए और शराब बनाते हुए इन लोगों को 2 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह के जंगल में सालों से ये अवैध भट्टे चल रहे थे। जब गुप्त सूचना पर वन और उत्पाद महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन जंगलों में दबिश दी तो कई शराब कारोबार भाग निकले, जबकि 2 पकड़े भी गए, जिनसे पूछताछ के जरिए पूरे रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। घोघरडीहा बाजार में 6 साल बाद फिर से ट्रेन की छुक छुक सुनाई देगी, क्योंकि रेलवे की पहल पर झंझारपुर घोघरडीहा रूट पर बड़ी रेल लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि घोघरडीहा रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन अंतिम चरण में है। रेलवे के कर्मचारी दिन रात काम में जुटे हुए हैं। रेलवे स्टेशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार तेज हो जाएगी, तो घोघरडीहा के ग्रामीण ट्रेन पर सवार होकर जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे। करीब 1 दशक पहले तक घोघरडीहा मार्केट कोसी इलाके का मुख्य बाजार हुआ करता था, लेकिन रेल यातायात की सुविधा नहीं होने के चलते घोघरडीहा के विकास पर ब्रेक लग गया था। अब जबकि घोघरडीहा झंझारपुर रूट पर जल्द ही पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ने लगेंगी, तो एक बार फिर से घोघरडीहा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। अनगढ़ा का गेतल सूद डैम सिर्फ रांची वासियों की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि अनगढ़ा के 70 से ज्यादा परिवारों को रोजी रोटी भी देता है। दरअसल महेशपुर के मछुआरे परिवार गेतल सूद डैम के पानी में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए मछली पालते हैं और उसे मार्केट में बेचकर अपना पेट भरते हैं। केज तकनीक के जरिए मछलियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और अनगढ़ा के मछुआरे मालामाल हो जाते हैं। लड़का सब का काम है कि भाई मछली मारना, पालना, और लेडीज लोग का काम होता है कि मछली को यहाँ से लेके सेल आउट करना बाजार पे। डैम के बीचों बीच बने केज कल्चर में बड़े पैमाने पर मछलियां पलती हैं, जिसकी देखरेख महेशपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य करते हैं। और जब ये केज कल्चर में पल रही मछलियां बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें पकड़कर मार्केट में बेचा जाता है। साल में इस कल्चर के जरिए एक बार मछली निकालने से करीब 50 से 60 लाख की आमदनी मछुआरों को होती है। टिहरी नगर परिषद की ओर से 56 लाख की लागत से तैयार महात्मा बुद्ध लाइब्रेरी पुस्तक प्रेमियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां देश और दुनिया भर की हजारों दुर्लभ पुस्तकों का खजाना भरा हुआ है।
इस लाइब्रेरी का संचालन पूरी तरह से डिहरी की महिलाएं ही करती हैं। स्मार्ट कार्ड के जरिए प्रवेश की अनुमति मिलती है तो आउटर ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले के जरिए सीट नंबर अलॉट होता है। लाइब्रेरी के अंदर जाते ही सुखद अनुभूति का एहसास होता है। लगभग इसमें 29 सीट है, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए एक खास आरामदायक सोफा रखा गया हुआ है। डिहरी नगर परिषद की पहल पर चल रही ये हाईटेक लाइब्रेरी डिहरी और डालमिया नगर ही नहीं, रोहतास की शान बनती जा रही है। यहाँ सची किताबें तो लुभाती ही हैं, लाइब्रेरी का शांत वातावरण भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ आकर आप भी किताबों की दुनिया में खो जाएंगे। आरसीटी और JSLPS से प्रशिक्षित होकर जिले की महिलाएं रंग बिरंगी लाह की चूड़ियां बना रही हैं। केंद्र से प्रशिक्षित महिलाएं अब अपने हुनर से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर रही हैं। चूड़ी निर्माण के क्षेत्र में अब जिला प्रशासन संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसी संभावनाएं जिससे यहाँ के पलायन को खत्म किया जा सके, ऐसी उम्मीदें जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर आजीविका का माध्यम बनाया जा सके। साथ ही साथ क्षेत्र की महिलाएं सशक्त होकर जिले के विकास में अपनी भागीदारी दे सके। लाह की चूड़ियां बना रही महिलाओं को भी भरोसा है कि उनके इस हुनर से जिले में विकास की नई ऊंचाइयां मिलेगी, रोजगार का स्रोत बढ़ेगा और लाह की चूड़ियों के निर्माण में सिमडेगा एक बड़ा केंद्र बनेगा। जिसको हम लोग लाह चूड़ी भी बोलते हैं, जिससे लाहटी बनता है, जो शादी में यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले रेजिन लेते हैं, रेजिन को बेरोजा भी बोलते हैं। इस टाइप का चूड़ी हम लोग का बनता है, तैयार होता है। कोरोना काल में स्कूलों में पढ़ाई लिखाई चौपट हुई तो शेरपुर के प्राथमिक स्कूल के टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंचने लगे, जिसे नाम दिया गया शिक्षक बच्चों के द्वार। इस अभियान के जरिए स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट रोकने के लिए शेरपुर के शिक्षक गांव-गांव घूमने लगे। हर मोहल्ले में बच्चों को इकट्ठा कर क्लास लगाई और उन्हें किताब कॉपी से जोड़े रखा। शिक्षकों का ये अभियान रंग लाया और शेरपुर के गाँव में बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी रही। आते हैं गांव में और बच्चों को टास्क वगैरह दे देते हैं ताकि पढ़ाई का जो सिलसिला जारी रहे, उसको हम चाह रहे हैं कि बरकरार रहे और बच्चे पढ़ें। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में गया के ज्यादातर स्कूल और कॉलेज बंद थे और वहां पढ़ने वाले स्कूली बच्चे अपने घरों में कैद थे। तीसरी लहर के झोंके में भी जब एक बार फिर से तमाम स्कूल बंद हो गए तो घर बैठे स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के टीचर ही उनके घर पहुँचने लगे। दीपनगर का स्पोर्ट्स स्टेडियम कभी नालंदा के होनहार खिलाड़ियों से गुलजार रहा करता था, लेकिन देखरेख में लापरवाही के चलते आज ये विशाल काय स्टेडियम बदहाल हो चुका है। जहां हर तरफ घास उग गए हैं, जहां आवारा जानवर घूमते रहते हैं। ऐसे में सेना और पुलिस की भर्ती में तैयारी में जुटे नालंदा के युवकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब परेशान युवकों ने खेल महकमे से गुहार लगाई तो विभाग ने खेलो इंडिया योजना के तहत दीपनगर के स्टेडियम की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। खेलो इंडिया योजना के तहत जल्द ही इस स्टेडियम में 10 लेन का सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, तो दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा के साथ साथ बाउंड्री वॉल भी खड़ी की जाएगी ताकि स्टेडियम की सुरक्षा हो सके। उम्मीद है जब लाखों रुपए खर्च करके इस स्टेडियम का कायाकल्प हो जाएगा तो फिर नालंदा के युवकों को अपनी तैयारी के लिए कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा। सिवान के मूर्तिकार इन दिनों विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्तियों को रंग रूप देने में जुटे हुए हैं। नौतन बाजार के कलाकारों ने वीणा वादनी के ढेर सारी मूर्तियां बना रखी हैं, लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि इस मूर्तियों का खरीदार नहीं मिल रहा है। कभी कभार इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं तो उनका बजट काफी कम होता है, जबकि सरस्वती पूजा की घड़ी नजदीक आ गई है, फिर भी मूर्तियों की दुकानें इन रंग बिरंगी मूर्तियों से भरी पड़ी है। परेशान मूर्तिकार हर दिन ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सिवान के मूर्तिकार पिछले 2 सालों से कोरोना का कहर झेल रहे हैं। अब तो लगातार तीसरे साल तीसरी लहर ने उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। स्कूल और कॉलेज से लेकर तमाम शिक्षण संस्थानों पर ताले लटके हैं, छात्र अपने अपने घरों में कैद हैं और सरस्वती पूजा की रौनक फीकी पड़ गई है, तो हालात के मारे ये मूर्तिकार भी अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं।
गंगा समग्र अभियान के कार्यकर्ताओं ने काढ़ा गोला के गंगा घाट की साफ सफाई की। हाथों में झाड़ू थामे कार्यकर्ता गंगा घाट के चप्पे चप्पे में घूमते रहे और चारों ओर फैली गंदगी झाड़ू से जमा करते रहे। सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये अभियान कई घंटे तक लगातार चलता रहा, जिसमें काढ़ा गोला के गंगा घाट के कोने कोने को साफ किया गया। साथ ही ग्रामीणों के बीच मास्क भी बांटा गया और उनसे गंगा घाट को साफ सुथरा रखने की अपील भी की गई, ताकि जब भी कोई सैलानी यहाँ कदम रखे तो गंगा घाट की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो जाए। गंगा समग्र अभियान के कार्यकर्ताओं के कुछ घंटों की मेहनत से काढ़ा गोला का गंगा घाट चकाचक हो गया और कोने कोने में फैली गंदगी का नामो निशान मिट गया। इस संस्था की ओर से हर सप्ताह गंगा घाट की साफ सफाई की जाती है, जिसकी बदौलत काढ़ा गोला के गंगा घाट की सुंदरता आज तक बरकरार है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में स्मार्टफोन की सबसे बड़ी चोरी की वारदात ने सनसनी मचा दी है। रात के अंधेरे में कार पर सवार होकर चोरों का शातिर गैंग हरदिया मोड़ पहुंचा। टकाटक मोबाइल शॉप का शटर काटकर अंदर घुसा और दुकान से एक एक कीमती स्मार्टफोन उड़ा लिया। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरों को बोरे के अंदर मोबाइल फोन, लैपटॉप, ब्लूटूथ स्पीकर, पेन ड्राइव, एलसीडी, डेटा केबल, चार्जर और प्रिंटर समेत कई कीमती सामान भरते देखा गया। बैकुंठपुर के मोबाइल शॉप में हुई चोरी की इस घटना से हड़कंप मच गया है। पीड़ित दुकानदार ने गोपालगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। वहीं मोबाइल चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें देखकर हर कोई कांप रहा है। तो गोपालगंज के दहशतजदा दुकानदारों ने पुलिस पर रात्रि गश्ती में लापरवाही का आरोप लगाया है। दरभंगा के लहरिया सराय की सड़क से गुजर रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी देखते ही देखते राय साहब तालाब में समा गई। तालाब के किनारे खड़े ग्रामीण अपनी आंखों से सब कुछ देखते रहे और ये गाड़ी तालाब के पानी में समा गई। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान उस गाड़ी में कोई यात्री सवार नहीं था, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। ये गाड़ी कई घंटे से तालाब किनारे खड़ी थी। इसी बीच अचानक ये गाड़ी खिसकते हुए खुद ब खुद तालाब के पानी में डूबने लगी तो ग्रामीणों की नजर पड़ी। तब तक गाड़ी का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में समा चुका था। तालाब में गाड़ी डूबता देख स्थानीय ग्रामीणों ने हो हल्ला मचाया। तब तक पूरी की पूरी गाड़ी ही पानी में समा चुकी थी। कुछ देर बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को तालाब से बाहर निकाला गया। गाड़ी तालाब में कैसे डूबी इसका पता अब तक नहीं चल सका है। लहरिया सराय पुलिस इस गाड़ी के मालिक का पता लगा रही है। ये हम में से हर एक का कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। और देखिए, जल में रहने वाली जो मछली है इंसानों को भी जिंदगी देने का काम करती है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के गेतल सूद डैम में मछुआरे दूसरे युवाओं को रोजगार का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत सुंदर है, बहुत रांची के अनगढ़ा प्रखंड का गेतल सूद डैम सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि 70 से ज्यादा परिवारों को रोजगार भी देता है। दरअसल डैम के पास बसे महेशपुर बगान टोली में रहने वाले 70 मछुआरे के परिवारों की जिंदगी इसी पानी के भरोसे चल रही है। ये मछुआरे महेशपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति सोसाइटी के जरिए गेतल सूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए मछली पालन का काम करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं अनगढ़ा प्रखंड के महेशपुर में, जहां गेतल सूद डैम में किस तरीके से मछली का पालन किया जा रहा है। हमारे साथ सोसाइटी के कलेश नायक जी, हम उनसे बात करें। कलेश जी, जिस तरीके से आप लोग मछली पालन यहाँ पर कर रहे हैं, किस पद्धति से कर रहे हैं? सोसाइटी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आरएफएफ एवं पेन कल्चर में दोनों में काम कर रहे हैं। जो कि हम लोग ग्रुप में लगभग 66 आदमी है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। दरअसल गेतल सूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन किया जाता है। सोसाइटी के तहत हर दिन मछुआरे अपने घरों से निकलकर बोट के जरिए डैम के बीचों बीच बने केज का रुख करते हैं।
केज कल्चर के जरिए हर दिन सेल से मछली निकाली जाती है और खुदरा कारोबारियों को मछली बेची जाती है, जिसके लिए मछुआरों की एक टोली हर दिन सुबह बोट के जरिए केज तक पहुंचती है। हम इस समय मौजूद हैं गेतलसूद डैम के बीच धारा में और हमारे साथ कुछ मछुआरे हैं जिनकी ज़िंदगी हर दिन इसी तरीके से बोट के जरिए, वो जो सामने केज आप देख रहे हैं उस केज तक पहुंचती है, वहीं पर मछली पालन किया जाता है। आप लोग क्या इसी तरीके से हर दिन बोट से वहां जाते हैं? जी हाँ, डेली का हम लोग का रूटीन है। सुबह में 5 बजे हम लोग जो है डेली का यही ग्रुप जाके मछली निकाल के सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग का यही डेली का दिनचर्या है ना। आप घर में कौन कौन है? मेरा घर में मम्मी पापा, मेरा बहन, मेरा भाई, हम लोग 5 परिवार हैं। और हम लोग यहाँ सुबह में हम लोग मछली निकालते हैं, जो व्यापारी सबको हम लोग डीलिंग करते हैं। रोमांचक अनुभव है और रोमांचक अनुभव हर दिन घर से निकलना, बोट के जरिए केज तक जाना, मछली मारना, वहाँ से मछली को निकालना और निकालने को फिर बाज़ारों तक पहुँचा के फिर जो आमदनी होती है उसी आमदनी से परिवार चलता है। हम चलेंगे केज तक भी, वहाँ दिखलाएंगे किस तरीके से मछली पाली गई है और हम एक नज़ारा आपको बोट से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। डैम के बीचों बीच बने केज कल्चर तक पहुंचने से पहले पैन कल्चर का नजारा दिखता है। इस कल्चर के जरिए डैम के एक हिस्से में जाल बिछाकर मछली पालन किया जाता है। पैन कल्चर में मछली निकालने का काम साल में 1 या फिर 2 बार होता है, क्योंकि इसमें मछली का उत्पादन 3 टन से भी ज्यादा होता है। साल में इस कल्चर के जरिए एक बार मछली निकालने से करीब 50 से 60 लाख की आमदनी मछुआरों को होती है। घेरावा टाइप का जो दिख रहा है आपको लंबा सा, ये इनको हम लोग बोलते हैं पेन कल्चर, जिसमें हम लोग 8-10 प्रकार की मछलियाँ यहाँ प्रजाति डाल के काम करते हैं। इसमें जैसे प्रजाति का नाम हो सकता है जैसे रेहू, कतला, मिर्गल, तेलपिया हो गया, आपका पंगासेसी हो गया, और भी जंगली मछली जो भी इस RFF या पेन कल्चर में हम लोग डाल के पालन करते हैं। गेतलसूद डैम के बीचों बीच बने केज पर पहुंचने के बाद चारों तरफ मछली ही मछली नजर आती है। केज पर बने 80 सेल पर बने पंगास और तेलपिया मछली पाली गई है। केज कल्चर के जरिए हर दिन करीब 500 किलो मछली निकाली जाती है। ऐसे में सोसाइटी से जुड़े हर मछुआरे को महीने में 20 से 30 हजार तक की आमदनी होती है। इन्हीं पैसों से परिवार के बच्चों की शिक्षा और शादी ब्याह जैसी दूसरी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। अगर आप भी मछली को खाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उससे आमदनी करना चाहते हैं, तो आप भी केज कल्चर को अपना सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। ये हम में से हर एक का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के साथ मिलकर पर्यावरण को कार्बन के खतरों से बचाएं। हम बच्चे कहते हैं क्योंकि वो हमेशा कर्तव्यनिष्ठ योद्धा बनकर उभरते हैं और अनोखे समाधान देते हैं। दिल्ली के कई ऐसे छात्र हैं जो श्रीराम स्कूल जाते हैं, जिन्होंने हमेशा एक सिद्धांत के तौर पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान खोजे हैं। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए। हमको बचानी है ये जिंदगानी। At the Shriram schools, we believe that we need to inculcate environment consciousness and awareness amongst our students from the time when they are very young. So we have environment programs starting from K to 12. So as they move into middle school or senior school, you will find that we have a council member position in our school, where we have a student council rep for environment who coordinates with the environment reps from every grade, and that's how they work on different programs through the year. Padma Shri Mrs. Manju Bharatram, who was the founder of this school way back in 1988, it was her vision. She very strongly believed that we need to be a school that thinks, breathes environment. Way back in 2000, we were the first school in Delhi when we started the water harvesting. So it's a part of the school's DNA. We know nothing else. We know no better. So schools may have student council that comprise of head boy, head girl, house captains, but we also have a Paryavaran captain or a Paryavaran representative in the student council of the Shri Ram schools, whether it be junior or senior. So it's a part, it's how we've grown up. It's what we believe in very strongly.
It permeates every pore of the TSRS Shri Ramite. One of the projects that I'm really proud of, which our students have taken up, and there are many, but one which I would like to mention where the impact was deep is by Tia and Taira Bhargav. And you will realize that they set up bioswales and regenerated a wasteland in Dwarka, involving the local community. And now the local community enjoys that garden and is looking after it. So there is impact. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।